नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम लग्नाधिपति के नवमस्थ होने के फलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मूल कारण ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि कल जो मैंने संभाषण आपसे शेयर किया और जो हमने अपने YouTube चैनल पे डाला है, उसमें मैं लग्न भावाधिपति के नवम भाव में स्थित होने के फल के बारे में बोलना भूल गया। मेरे उम्र में ऐसा होता है और मैंने जैसा कि आपको बोला कि मुझे कुछ लिख के रख के ऐसा बोलने की आदत नहीं है। एक्सटेम्पोर बोलता हूँ मैं, मुझे जैसा सूझता है वैसा बोलता हूँ। और शायद अष्टम भाव में उसकी स्थिति के बारे में विस्तृत बात करते वक्त मैं भूल गया कि मैंने नवम भाव के जगह सीधा लग्नाधिपति दशम अवस्थ होने के आपको फल बताए। तो ये संभावनाएं होती है, ये फल इसी प्रकार के होंगे ऐसे नहीं, ग्रहों से उसमें फर्क पड़ता है और ये खासकर नवम भाव में होता है। शायद इसलिए मेरे कुछ दिमाग में होगा कि इसके बारे में हम अलग बात करेंगे। ये छोटा सा संभाषण होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ आप भी कीजिए, क्योंकि मैं कई बार ज़्यादा बोल देता हूँ। तो लग्न का अधिपति यदि नवम भाव में स्थित हो तो क्या होने की संभावना है? हमें मालूम है कि भावाधिपति दूसरे भाव के आश्रय से खुद के फल देते हैं। अब ये लग्नाधिपति जो है ये जातक के व्यक्तिमत्व को दर्शाता है, ये तो आपको पता है। अब ये यदि व्यक्तिमत्व को दर्शाता है तो इसका व्यक्तिमत्व नवम भाव से किस प्रकार से निकलेगा? देखिए, नवम भाव गुरु का भाव है। नवम भाव जहाँ जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें आप एक स्तर ऊपर जो अधिकारी है उसका भी भाव है। नवम भाव ये पिता का भी भाव है, उसे भाग्य का भी हम भाव बोलते हैं, वो है भी। वो जो आपका जीवन साथी है उसके भाई का भी स्थान है। तो ये अनेक प्रकार के स्थानों को एक भाव प्रदर्शित करता है, ये आपको पता ही है, पर मैं याद इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि यदि इसमें से मैं कुछ भूल गया तो आप ध्यान रखिए। ये प्रथम पुत्र के पुत्र का भी भाव है, तो ये ऐसे अनेक भाव है। अब यहाँ जब लग्नाधिपति बैठता है तो ये क्या करने की संभावना है? संभावना ऐसी है, इसमें ग्रहानुरूप थोड़ा थोड़ा बदल आएगा, उसके बारे में मैं बोल दूंगा। हालांकि ये ग्रह उस स्थान में बैठने का तो विषय नहीं है, शायद वो हमने पहले बोला होगा या आगे बोलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो ये जातक अपना व्यक्तिमत्व अपने गुरु में, अपने पिता में या अपने बॉस में ढूंढने का प्रयास करेगा या उनके जरिए उसका प्रदर्शन करना चाहेगा, जैसा कि पंचम में हमने देखा है। तो ऐसे स्थिति में कई बार इस जातक की इच्छा उसके पिता, उसके गुरु, उसके जो अधिकारी है वो ये जो बोले उससे सहमत हो, इस प्रकार की होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। उसके भाग्य का उदय उसके खुद के वजह से ही होता है, इसमें कोई शंका नहीं। उसके व्यक्तित्व के कारण उसके भाग्य का उदय होगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भाग्य के भाव में बैठा है और लग्नेश बैठा है ना। इसी प्रकार से यदि उसका साला होगा या साली होगी, यानी क्या वो जीजा होगा, तो यानी स्त्री है पुरुष है उस पर, तो उसकी इच्छा ये हो कि ये भी उसकी बात माने, जातक की बात माने, या उन्हें हर चीज़ में सलाह देने की ये कोशिश करने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है ना। उसका जो पोता होगा वो उसके समान बर्ताव करे, खुद के समान, ऐसी इच्छा होगी। तो पहला पोता जो होगा उसके बारे में, अब ये जातक स्त्री है या पुरुष है, इसमें सिर्फ वो जो उसका नाता जो है, उसका जो रिश्तेदारी है, उसके नाम बदल जाएंगे, बात एक ही रहेगी। प्रथम पुत्र का प्रथम पुत्र या पुत्री जो भी होगी वो उसने जातक के समान बर्ताव करना चाहिए या जातक जो बोले उसी प्रकार से करना चाहिए, ऐसी इसकी इच्छा रहेगी। इसकी संभावना अत्यधिक रहती है। ये योग अच्छा है। आखिरी में लग्न का अधिपति नवम भाव में बैठा है, एक केंद्र कोण, उसे कोण भी समझा जाता है, कोण और केंद्र दोनों भी लग्न में स्थित होने से एक केंद्र कोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठने पर राजयोग तो प्राप्त होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। पराक्रम भी ये खुद के बलबूते करेगा, क्योंकि नवम भाव से वो सीधा तृतीय भाव पे देखता है। तो ये इसका सहसा इस प्रकार का
उसका बर्ताव हमें समझ में आया है। कई बार उस कारण उसका अपने पिता से या अपने गुरु से, उसके एक स्तर जो ऊपर अधिकारी होगा, जिस भी क्षेत्र में वो काम करे, जरूरी नहीं नौकरी होगी, जहाँ पर भी होगा, उसके तत्काल एक स्तर ऊपर, उसके ऊपर के अधिकारी तो इस पर खुश रहेंगे, वो अलग बात है, उससे हमको अभी यहाँ कुछ करना नहीं है। तो इनसे कभी कभी इसका मनमुटाव होते रहेगा, ये संभावना है। इसका आधार भी मैं देता हूँ कि ऐसा नहीं मैं मेरे दिल में आया वो बोलता हूँ, मैं ऋषियों ने जो बोला उसको मैं जिस अर्थ से समझता हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दो देखिए सूत्र है जैमिनी के, जिनके उपदेश सूत्र कहते हैं, कोई उन्हें जैमिनी सूत्र कहते हैं, जो भी चाहे, जैमिनी सूत्र भी कहा जाता है उन्हें, तो क्योंकि जैमिनी ने लिखे हैं। उसकी शुरुआत होती है उपदेश व्याख्यासा में, इसलिए कुछ लोग उसे उपदेश सूत्र बोलते हैं, एक ही बात है। वहाँ दो चीज़ें बड़ी खास दी गई है। यहाँ मैं केवल नवम भाव के संबंध में बात करूँगा, तृतीय भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला एक सूत्र है शनि राहुभ्याम गुरुद्रोह। शनि और राहु दोनों यदि साथ में नवम में स्थित हो तो वो गुरु से द्रोह करेगा। द्रोह करेगा यानी गुरु की बात न मानेगा, इस अर्थ में लीजिए। कोई द्रोह करेगा बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, हो भी सकती है। अब इसमें मजा देखिए, केवल शनि यदि नवम भाव में रहे, खासकर स्त्री जातक में, पर जो स्त्री को नहीं संभव उसके पति के लिए भी होता है, ऐसा स्त्री जातक में कहा। अकेला शनि यदि बैठ जाए, किसी से भी अदृष्ट, किसी से भी युत न हो, और अकेला शनि यदि नवम में हो, तो स्त्री जातक में उसे प्रवज्जा योग कहा जाता है। इसे समझ लीजिए। परंतु जैसा राहु उसके साथ आता है, तो यद्यत भाव गतो वापि यद्यत भावेश संयुतो, इस उक्ति के अनुसार तो राहु ने शनि के फल देना चाहिए, तो ये भी प्रवज्जा धारक हो सकता है। प्रवज्जा धारक का मैं अर्थ ऐसा करता हूँ कि इसका धर्म की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग रहता है। ये अदृष्ट ब्रह्म में शायद विश्वास ज़्यादा रखता है, इस प्रकार का मैं उसका अर्थ देता हूँ। तो यहाँ पर तो वो शनि के साथ होने से, शनि के उसने परिणाम देना चाहिए राहु ने, है ना। तो ऐसा होते वक्त नवम भाव में होने से नवम भाव के परिणाम देने चाहिए, जो कि अच्छे माने गए हैं। फिर भी ये दोनों मिलकर यदि वहाँ बैठ गए तो शनि राहुभ्याम गुरुद्रोह कहा गया। इसी प्रकार रवि गुरुभ्याम गुराव विश्वास कहा गया, यानी गुरु के साथ रवि भी वहाँ बैठ गया नवम भाव में। तो ऐसे स्थिति में गुरु पे ये विश्वास नहीं करता, इसका मतलब गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करता, इस अर्थ में आप लीजिए। विश्वास नहीं करता तो वो गुरु क्यों करे, क्योंकि गुरु होगा तो अविश्वास होगा। तो गुरु का अर्थ थोड़ा हम बड़े पैमाने पर लेते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे दो ग्रह हैं, गुरु और रवि। गुरु का कारक है नवम भाव के लिए, और रवि पिता का कारक है नवम भाव के लिए। पर ये दोनों जब मिलके आ जाते हैं तो इसका गुरु की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रहता, इसका मतलब वो उसकी आज्ञा का शायद पालन नहीं करता। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि लग्नाधिपति नवम भाव में बैठना राजयोग के लिए तो अच्छा है, परंतु उसके गुरु, उसके पिता, उसके तत्काल जो उसके ऊपर के स्तर का अधिकारी हो, या जो भी जिससे भी वो व्यवहार करता हो, उससे भी कई बार इसके संबंध इसलिए नहीं शायद अच्छे रहेंगे क्योंकि इसका मानना ऐसा है कि मैं ही यहाँ बैठा हूँ, तो मैं जो कहूँगा वो धर्म है, मैं जो कहूँगा उसी पद्धति से कुछ काम होना चाहिए। इस प्रकार का इसका शायद सोचने का ढंग हो, और इस कारण ऋषियों ने इस प्रकार से इसे सोचा है। हर वक्त हमें बताया जाता है कि भाग्यस्थान में लग्नेश रह के बहुत अच्छा है, सही बात है। भाग्य का उदय तो वो खुद के बलबूते पे करेगा, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश जातक की केवल तनु ही नहीं है, जातक का व्यक्तित्व भी है। ये भी हो सकता है कि इसके जो व्यक्तित्व के कुछ अंश इसके गुरु में, इसके पिता में, इसके अधिकारियों में हो, परंतु जब दोनों सरीखे, दो तलवारें एक मियान में नहीं रह सकती, ऐसा बोलते हैं ना, तो उस प्रकार का यहाँ परिणाम होने की संभावना रहती है। ये बात शुभ है, शुभ ग्रह रहेंगे तो शुभ रीति से होगा, पाप ग्रह रहेंगे, यानी मैं पाप नहीं बोलता हूँ, जिनमें ज़्यादा ऊर्जा होती है ऐसे ग्रह रहेंगे तो शायद ये भेदभाव जरा थोड़े ज़्यादा प्रमाण में नज़र आने की संभावना है। इस प्रकार से हम लग्नेश को नवम भाव में स्थित होने के फल को समझ सके। तो
और इसे आप राशि चक्रों पे आपके पास आते होंगे, उस पर उसका प्रयोग करके देखिए। यदि ये सही है तो उसे मानिए। कभी भी ज्योतिष एक ऐसा विषय है जहाँ मतभेदे मुनि नाम तू, है ना, ऐसा श्लोक है। तो ये मतभेद होंगे भी, तो कोई बात नहीं है। उसमें क्या किया जाता है, तो सुफलम घटे यस्मात्, जब अच्छे फल होते हैं कभी भी जिसके, उसे ही विद्वान लोग ग्राह्य करते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए ज्योतिष में और वैदिक में ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बोल दी तो वही बात प्रमाण है, उसे हम बाबा वाक्यम प्रमाणम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये मैं कई बार बार बोलता हूँ भी होगा, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे ध्यान में रहे। ये विषय गहन है और इसे अनेक दृष्टि से देखा जाता है। हम अलग अलग, मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ। आपको मेरे भाषणों से ख्याल में आ भी रहा होगा कि मेरी देखने का जरिया अलग है। वहाँ क्रूर ग्रह होंगे तो शायद फिर बंधुओं से भगिनी से संबंध अच्छे न रहे, आदि प्रकार होंगे, वो अलग बात है। हम यहाँ पे केवल लग्नाधिपति नवम भाव में बैठ के क्या फल देता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे अच्छे फल देता है तो कुछ फल उसके न्यून भी हो सकते हैं, इसे कभी न भूलिए। तो इतना कह के मैं मित्रों, यानी इसमें ये भी ख्याल में रखिए कि रवि गुरु भ्याम बोला है तो दोनों होना चाहिए, ऐसा जरूर नहीं। गुरु भी होगा तो होगा, रवि होगा तो भी यही करीबन परिणाम होगा, खासकर यदि वो लग्नेश हो तो, अन्यथा भी होगा। शनि राहु भ्याम में भी राहु होने से शायद ज़्यादा होगा, शनि होने से भी कुछ प्रमाण में ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सोचने का ढंग बदल सकता है। परंतु केवल शनि अकेला होगा तो फिर अलग बात हो जाती है। उसके बारे में ग्रहों के, हर ग्रह का हर भाव में रहने के फलों के बारे में यदि संभाषण हो हमारे, तो उसमें मैं विस्तृत से बताऊंगा। यदि अभी तक नहीं हुए होंगे तो पहले हो गए होंगे तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं लिख के तो कुछ रखता नहीं हूँ। मेरे को जो दिल में आता है बताने का, जो आपसे संवाद करने की इच्छा होती है जिस विषय पर, उस पर बोलता हूँ। इसीलिए पिछले जो कल जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने सब भावों के बारे में बोला, नवम भाव भूल गया। एक हमारे श्रोता ने इतने उदार है, उन्होंने मुझे बोला शायद आप नवम भाव भूल गए, और वो सच है। मैंने उनको जवाब भी दिया कि आप चिंता न कीजिए, मैं कभी न कभी उसका वीडियो अपलोड करूँगा। आज मुझे समय मिल गया है तो मैं कर रहा हूँ। तो मित्रों, अब मैं आपकी विदा लूँगा, आज्ञा चाहूँगा। शुभ रजनी।